हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जंतु उत्तक। प्रत्येक एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके बायो के। और बायो में हमारा ये आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जंतु उत्तक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस टॉपिक को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? फ्रेंड्स, जो एपिथेलियमी उत्तक होते हैं ये शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथेलियमी उत्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? दोस्तों, जो सुरक्षा कवच का काम करते हैं एपिथेलियमी उत्तक, वही घाव भरने में भी सहायक होते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों, शरीर को गर्म रखने के लिए वसा की जरूरत होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वसा उत्तक। वसा उत्तक हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो सेबेसियस ग्रंथियां हैं यह स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन है स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में और दूसरा ऑप्शन है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डर्मिस में आंसर लगाना है, एपिडर्मिस में नहीं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं और हमने महसूस भी किया है कि हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा तलवे पर होती है। जो पैर का तलवा होता है वह सबसे मोटी त्वचा होती है। अगला प्रश्न है, लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? लेक्राइमल ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं। लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं और ये लेक्राइमल ग्लैंड इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, धीरे धीरे उम्र ढलती है, तो उसके उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने लगता है। और जब लचीलापन कम होता है तो उस व्यक्ति में शरीर में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है? दोस्तों, हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। यह हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? दोस्तों, तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन। जैसे हमारे गुर्दे की इकाई है नेफ्रॉन, वैसे ही तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, लेकिन हमें याद रखना है तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? दोस्तों, जो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं उसी के द्वारा संवेदना का चालन होता है, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स नहीं दिए गए हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। दोस्तों, एक होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन। लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है और जो टेंडन होते हैं वो अस्थि को पेशियों से जोड़ते हैं। यदि यहाँ पे बात होती टेंडन किसको जोड़ता है तो अस्थियों को पेशियों से, और लिगामेंट जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? दोस्तों, जो ऊंट का कुबड़ होता है वह वसामय उत्तक से बना होता है। इसी वसामय उत्तक के कारण से एक ऊंट को जल्दी प्यास नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? जो मोटापा होता है एक व्यक्ति में वो भी वसा उत्तक के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? इसमें हमको बताना है कि उत्तक का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों, मस्तिष्क जो है ये उत्तक का उदाहरण नहीं है। ये जो हमारा रक्त है ये एक संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न है, बायोप्सी किससे संबंधित है? जो बायोप्सी होती है इसमें बायो लगा हुआ है, तो बायो से हम याद रखेंगे। एक होता है ऑटोप्सी।
और एक होता है बायोप्सी। तो बायो यानी हो जाता है कि जीवित, और ऑटोप्सी में हो जाता है मृत। तो हम लोग को इसमें जीवित ढूंढना है। मृत का कारण ये पहले ही गलत हो गया। अगला है बेहोशी की स्थिति, ये भी गलत। अगला है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से जुड़ा हुआ है बायोप्सी। अगला प्रश्न है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं ये संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। दोस्तों जो हैवर्सियन तंत्र होता है यह स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? दोस्तों जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है इसे कहते हैं प्लूरा। अगला प्रश्न है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दोस्तों जो दांत होते हैं यह डेंटाइन के बने होते हैं। दांत डेंटाइन के बने होते हैं, जबकि जो उनका शिखर होता है वो एनामेल का बना होता है। और जब शिखर का प्रश्न आए तो उसमें हमारा हो जाएगा एनामेल। एनामेल जो हमारा होता है ये शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। अगला प्रश्न है दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर एनामेल से बना होता है। अगला प्रश्न है नाभि रज्जु क्या है? दोस्तों जो नाभि रज्जु है यह प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? किसी जीवित शरीर के अंदर जब कोशिका की मृत्यु होती है या ऊतक की मृत्यु होती है तो उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। जो कोशिका होती है छोटी छोटी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं से मिल करके एक ऊतक का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऊतकों के संयोजन से हमारे शरीर में अंगों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? जो मनुष्य में नाखून होता है, जानवरों में सींग होते हैं, वे सभी किरेटिन के बने होते हैं। किरेटिन भी एक प्रकार का ऊतक ही है। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? दोस्तों यह बंदर से लिया गया है, और इस बंदर का नाम था रीसस बंदर। रीसस बंदर से यह नाम लिया गया है। रीसस बंदर में ही सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी, इसलिए इसे आरएच फैक्टर नाम रख दिया गया। अगला प्रश्न है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें जन्म के बाद से व्यक्ति के ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, और यही कारण है कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में जब ट्यूमर बनता है तो वह व्यक्ति सहन नहीं कर पाता और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो ट्यूमर होता है मस्तिष्क में वह कैंसर का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? जो प्लाज्मा होती है रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में 90% जल होता है। अगला प्रश्न है रक्त होता है। रक्त दोस्तों एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।